तहलीक की नदी, हम सब, मैं और तुम और मैं, वो सब, वो तमाम जो चल रहे हैं खामोशी से तकदीर की भट्टी में, जो नहीं जानते हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो सब, हम सब, हम सब तहलीक की नदी में बह रहे हैं। नूर राजपूत। जिंदगी खामोशी से गुजर रही थी। वो सुबह ऑफिस जाती, शाम को वापस आ जाती। इस्लामाबाद का पुरसुकून इलाका उसे पसंद आया था। कभी कभी वो शाम में वो ढलान सड़कों पे वॉक के लिए निकल जाती थी। वो इस वक्त फ्रीजिंग कंडीशन में थी। जिंदगी में क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, वो नहीं समझ पा रही थी। मुशारिफ हसन का रवैया उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसकी डिमांड्स वो चाहकर भी पूरी नहीं कर पा रही थी। इस वक्त वो ग्रोसरी के लिए निकली थी जब उसे मुशारिफ का फ़ोन आया। उससे गहरा सांस फिसा में हारिश करते उसका फ़ोन उठाया। किस कदर बेमुरव्वत हो तुम। उसका शिकवा उभरा था। क्या हुआ, कैसे हैं आप? वो परेशान हुई। आज मेरा बर्थडे है, तुमने विश ही नहीं किया। हैप्पी बर्थडे। वो बस इतना ही कह पाई। उससे मुस्कुराने की भी सहमत नहीं की, क्योंकि उससे होता ही नहीं था। मुशारिफ हसन के मामले में अल्फाज उसे गले में अटक जाते थे। उसकी मौजूदगी ईमान के दिमाग को सुन कर देती थी। ऐसे नहीं कबूल करूंगा। मुझे लोकेशन सेंड कर दो और खुद रेडी रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मुशारिफ की अगली बात ने उसके सर पर धमाका किया। क्या मतलब? बोल जी। मतलब ये कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद अपना बर्थडे तुम्हारे साथ मनाने आया हूँ और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। जल्दी से लोकेशन सेंड करो, मैं आ रहा हूँ। वो फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि ईमान हैरान खड़ी थी। अगले ही पल उसका मैसेज स्क्रीन पर उभरा। वो उससे निकाह के बाद पहली बार मिल रही थी। पहले तो उसे समझ ना आया कि क्या करे। फिर वो कुछ सोचते हुए वापस पलट गई। उससे मुशारिफ को लोकेशन सेंड कर दी थी। अपार्टमेंट में वापस आई और सोचने लगी कि क्या किया जाए। मुशारिफ का फिर से मैसेज आया था। वो 15-20 मिनट तक पहुंच रहा था। उसकी कोलीग जिसके साथ वो शेयरिंग पर रह रही थी, वो बाहर गई थी। चुनाचे उसने डीप पिंक कलर का एक हल्का सा जोड़ा पहना, ऊंची पोनीटेल करके कानों में टॉप्स पहने। उससे आईने में अपना जायजा लिया। वो अच्छी लग रही थी। पता नहीं मुशारिफ को लगती या नहीं। वो जरा भी पुरजोश नहीं थी। हालांकि वो उसका शौहर था, पर पता नहीं क्यों 6 महीने गुजर जाने के बावजूद वो शख्स उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया था। वो अब उसका इंतज़ार कर रही थी, जबकि दिमाग में 100 तरह के सवाल थे। कुछ देर बाद वो आ गया था। ईमान ने अपना बैग उठाया और दरवाज़ा लॉक करते हुए बाहर निकल आई। बाहर एक चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। उससे आगे होकर थोड़ा झुक कर देखा तो मुशारी भी था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वो उसके लिए बाहर नहीं निकल कर आया था। उससे ईमान के लिए गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला था। वो उसकी मनकोहा थी। उसका इतना तो हक बनता था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते वक्त ईमान को अपना हल खुश होता महसूस हुआ था। जाने क्यों उसका दिल घबरा रहा था। वो सलाम करते गाड़ी में बैठ गई। शुक्र है तुम्हारा चेहरा भी नजर आया। वो नक्सक सा तैयार बैठा था। उससे ईमान को नहीं बताया था कि वो पाकिस्तान आया हुआ था या उससे मिलने इस्लामाबाद आ रहा था। उससे सरप्राइज दिया था या शायद वो ईमान को चेक करना चाह रहा था। उसकी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई। वैसे हैरानी वाली बात है, तुम आधे घंटे में तैयार हो गई हो। उससे अजीब लहजे में तबसरा किया, जिसे ईमान ने ना समझते हुए नज़रअंदाज कर दिया। सॉरी, मुझे आपका बर्थडे याद नहीं रहा, इसलिए मैं कोई गिफ्ट भी नहीं ले सकी। वो शर्मिंदा थी और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। आखिर साथ बैठा शख्स उसका महरम था। गिफ्ट तो मैं खुद ही ले लूंगा। उससे ईमान का हाथ थाम लिया। ईमान ने घबरा कर उसे और फिर अपने हाथ को देखा। वो उसे ही देख रहा था। ईमान के चेहरे पे उसे सिर्फ नापसंदीदगी नजर आई थी। अगले ही पल ईमान ने अपना हाथ उससे छुड़वा लिया। जी ज़रूर। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मुशारिफ को उसकी इस हरकत पे शदीद गुस्सा आया, जिसे वो जब्त कर गया। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और अब वो जाने किस तरफ जा रहे थे। ईमान का दिल अब डरने लगा था। ना जाने क्यों उसे अब महफूज महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि उनका रिश्ता ऐसा था कि सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उसके साथ होना चाहिए था। वो अब गोद में रखे अपने हाथों को मजबूती से आपस में गाड़े बैठी थी। उसका ज़हन अचानक मासी में भटकने लगा। महासेल। उसे अचानक वो पल याद आया। कितनी शिद्दत से वो उसके हाथों को तकता था कि ईमान को अपने हाथ छुपाने पड़ जाते थे। इतने भी खूबसूरत नहीं कि तुम उन्हें यूं छुड़वा लो। मुशारिब ने चोट की। वो चौंकी और फिर मुस्कुरा दी। फिर उससे चेहरे का रुख मोड़ लिया। अब वो गाड़ी से बाहर भागते मनाजिर देख रही थी। मौसम खुशगवार था। कितनी ही देर वो यूं ही बैठी रही।
उनके दरमियान खामोशी थी। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? अचानक उसने गाड़ी झटके से रोक दी। वो गुस्से से बोला। ईमान ने झटके से उसे देखा। मैं तुम्हें पागल लगता हूँ जो इतनी दूर से ख्वार होने आया हूँ। तुम्हारा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। उसने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। वो ईमान पर चिल्ला रहा था। वो ईमान एक पल के लिए सहम गई थी। वो कैसे उस पर चिल्ला सकता था, और क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो उसकी डिमांड सही पूरी करवाती थी। अगर तुम्हें मर्द जात से इतना ही मसला है तो ये निकाह करना ही नहीं था, या फिर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? उसने शक की निगाहों से ईमान को देखा। ऐसा कुछ नहीं है। वो बस इतना ही कह पाई। दिल चीख चीख के कह रहा था कि उसने मुशारिब के साथ आकर बड़ी गलती कर दी थी। गाड़ी में गहरी खामोशी छा गई। वो अपनी आंखों में आए आंसुओं को अंदर उंडेल रही थी। उसका सर झुका हुआ था। मुशारिब अपनी जगह पर बैठा गुस्से पर कंट्रोल कर रहा था। वो जो सोच कर आया था वैसा कुछ नहीं हुआ था। उसे लगा था ईमान उसकी शख्सियत को देखकर पिघल जाएगी। आई एम सॉरी। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ उभरी। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो अब माजरत कर रहा था। इट्स ओके। वो बस इतना ही कह पाई। मुझे भूख लगी है, खाना खाने चले? वो शारिब ने पूछा तो ईमान ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। ईमान ने उसके लिए केक ऑर्डर किया था। तो तुम वेलेंसिया से क्यों लौट आई? मुशारिब ने उसे देखते हुए पूछा। बाहर मौसम पर आलूद हो रहा था। पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। फिर अम्मा बीमार रहने लगी तो मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन आंटी के पास तो तुम अभी भी नहीं हो। वह लाहौर हैं और तुम इस्लामाबाद। वो पता नहीं क्या खोजना चाहता था। मैं जब चाहे जा सकती हूँ, वो मुस्कुराई। वैसे भी मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म ही होने वाला है। जल्द वापस चली जाऊंगी। वेटर अब खाना ले आया था। वो खामोश हो गई। खाना सर्व किया जा रहा था। ईमान ने केक उठाकर मुशारिब के सामने रखा। कुछ देर बाद बर्थडे म्यूजिक ऑन हुआ तो ईमान ने उसे विश किया। मुशारिब ने केक काटा और फिर दोनों खाना खाने लगे। अम्मा चाहती हैं अब हमारी रुखसती हो जाए। चम्मच मुंह तक ले जाते ईमान का हाथ रुक गया। और आप क्या चाहते हैं? उससे पहली बार मुशारिब की आंखों में झांकते पूछा। मैं क्या चाहता हूँ? वो पुरसोच अंदाज से बोला। ईमान उसी को देख रही थी। खाना खाओ फिर बताता हूँ। वो खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया पर ईमान से फिर खाया ना गया। उसका ज़हन उसी सवाल में उलझा था। क्या वो सामने बैठे शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार सकती थी? क्या वो शख्स उसे खुश रख सकता था? क्या वो शख्स वैसा ही था जिसकी उससे झांकी थी? उससे अचानक अपनी दानी कनपटी पर हाथ रखा। दर्द की लहर उठी थी। उसका लाशोर उससे सारे सवालों के जवाब ना में दे रहा था, और उसके लिए ये सब बहुत तकलीफ दे था। अरे, तुमने कुछ खाया ही नहीं। वो अब उसकी जाने मतवज्जा हुआ। ईमान जैसे चौंक कर ख्यालों से बाहर निकली। किसी भी रिश्ते में सेनेहा मांगनी कितनी ज़रूरी होती है, ये उसे आज एहसास हुआ था। कुछ देर बाद वो वापस गाड़ी में बैठे थे, जबकि ईमान के दिल और दिमाग में एक जंग जारी थी। दिल उसे भाग जाने को कह रहा था। उससे कह रहा था वो शारिफ वैसा इंसान नहीं जैसा उसे चाहिए था, जबकि दिमाग उसे सब्र करने को कह रहा था। उनका निकाह हो चुका था। शायद वक्त के साथ ठीक हो जाता। वो इतनी गायब दिमाग थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि वो लोग कहाँ जा रहे थे। अचानक गाड़ी रुकी तो वो चौंकी। आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो फौरन गाड़ी से निकल गया। ईमान को भी उतरना पड़ा। एक 5 स्टार होटल था। पूरा आसमान अब बादलों से ढक चुका था। वो शारिब अंदर जा चुका था। वो उसके पीछे आई। अब वो काउंटर पर खड़ा कुछ बात कर रहा था। वो देखती रही और समझने की कोशिश करने लगी। आखिर वो लोग यहाँ क्यों थे? कुछ देर बाद हाथ में एक चाबी थामे वो उसकी जानिब आया। चलो। उससे ईमान से कहा। किधर? हम यहाँ क्यों आए हैं? वह हैरान हुई। चलो बताता हूँ। उससे कमर में हाथ डालकर वो अब उससे पकड़े सीढ़ियों की जानिब जा रहा था। ईमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ कहना चाहती थी, तो मुशारिब उसकी सुन नहीं रहा था। वो फ़ोन पर मसरूफ़ था। कुछ देर बाद वो एक कमरे के सामने खड़े थे। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और साथ में कमरे का लॉक खोल रहा था। दरवाज़ा खोलकर उससे ईमान को अंदर जाने का इशारा किया और वो वापस चला गया। वो कमरे के सामने खड़ी थी। उससे घबराहट हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो किसी नामहरम के साथ थी, पर उसका दिल उससे भाग जाने को कह रहा था। वो वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद वो वापस आया। ईमान वहीं खड़ी थी। अरे, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? चलो जल्दी से अंदर। मुशारिब, ये सब क्या है? वो गुस्सा करना चाहती थी पर आवाज़ कहीं दबकर रह गई। अरे बताता हूँ, चलो तो। और बेफिक्र रहो, शोहर हूँ तुम्हारा। वो उससे अंदर लाया।
कमरा साफ सुथरा था। अंदर मेज पर, बेड पर और साइड टेबल पर सुर्ख फूल बिखरे हुए थे। ईमान खड़ी रही। बैठ जाओ ईमान। उससे खींचकर उसे सोफे पर बिठाया और वो नीचे बैठ गया उसके कदमों में। इतना डरती क्यों हो? तुम्हारा शोहर हूँ। वो बार बार ये जुमला दोहरा रहा था। उसे एहसास दिला रहा था कि वो उसका शोहर था, जिसके बीवी पर बहुत सारे हकूक होते हैं। जानती हूँ, पर ये सब किस लिए? वो अब लहजे की सख्ती नहीं छुपा पाई थी। मेरी अम्मा चाहती हैं कि अब हमारी रुखसती हो जाए। वो अपने मौकिफ की जानिब आया। और आप क्या चाहते हैं? वो उसकी आंखों में देखते पूछने लगी। देखो, हमारे माँ बाप पुराने ज़माने के लोग हैं, जबकि हम नहीं। मैंने अम्मा की खुशी के लिए ये निकाह किया था। उनकी खुशी के लिए मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करने पर राज़ी हुआ। पर बड़ी वजह यह भी थी कि तुम बैरूने मुल्क रह कर आई हो। मेरा ख्याल था तुम भी मेरी तरह लिबरल होगी। ईमान की पनवें सुकड़ी हुई थी। मुशारिफ भी संजीदा था। मुझे तुम पसंद आ गई हो, लेकिन उसने बात अधूरी छोड़ दी। वो उसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार करने लगी। वो उसकी जाने मतवज्जा थी। मुशारिफ ने गहरा सांस लिया और उठकर साथ सोफे पर बैठ गया। देखो ईमान, मैं किसी ऐसी लड़की के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अगर मुझे इस बात का आइडिया ही ना हो तो इस लड़की के साथ मेरी अजवाजी ज़िंदगी कैसी होगी, जिसके साथ मैंने कुछ एक्सपीरियंस ही ना किया हो। ईमान को लगा किसी ने उसे खींचकर दबते सहरा में छोड़ दिया हो। उससे ईमान का हाथ थामना चाहो। पहले बात क्लियर करें। एक्सपीरियंस ना हो? क्या मतलब? अगर हम दोनों लिबरल होते तो हमें ये शादी वादी की ज़रूरत ना पड़ती। पर तुम मजहबी हो तो तुम्हारे लिए निकाह काफ़ी होना चाहिए। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था वो? कौन था वो? ईमान फीके चेहरे के साथ उसे देखी गई। ऐसा तो कभी सोचा नहीं था उसने। निकाह काफी होना चाहिए, पर किस लिए? वो साफ साफ सुनना चाहती थी। ये तजुर्बा करने के लिए कि हम दोनों फिजिकली कितना एक दूसरे से मुतमईन होते हैं। अजीब आदमी था। ईमान का दिल क्या कहका लगा है। जोर जोर से हंसे और फिर जोर जोर से रोए। वो तो कभी मासील को नहीं अपना पाई थी, इसी लिबरल सोच की वजह से। और उसका शोहर कैसे डिमांड्स कर रहा था उससे। क्या वो हंसी भी ना? और अगर मैं आपको मुतमईन ना कर पाई? वो सपाट चेहरा लिए सवाल कर रही थी। अंदर उमटते तूफान को उससे अंदर ही रहने दिया था। बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे। कुछ बादलों की वजह से सूरज जल चुक गया था। तो हम अलग हो जाएंगे। नॉट ए बिग डील। उससे कंधे उचकाए, यूं जैसे सब इतना आसान हो। ईमान का सर झुक गया। वो अब अपने दाहिने हाथ के नाखूनों से बाहिने हाथ की पुष्ट को खरोच रही थी। आज के दौर में ये सब बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर तुमने मुझे खुश किया तो हम उसके बाद कुछ टेस्ट करवाएंगे, ताकि हमें पता चले हम फर्टिलिटी के हिसाब से किस कदर फिट हैं, और फिर रुखसती कर लेंगे। और इस बार वो हंसी, चेहरा झुकाए वो हंसी रही। मुशारिफ को इस रद्द-ए-अमल की तवक्का नहीं थी। फिर उसने चेहरा उठाया और गर्दन घुमाकर कुछ फासले पे बैठे मुशारिफ को देखा, यूं जैसे वो पागल हो या अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका हो। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। वो उठ खड़ी हुई। कहाँ जाना है तुम्हें? डोंट टच मी। ईमान ने झटके से अपना बाजू छुड़वाया। उसके अंदर एक अलाव थक रहा था, जिसकी तपिश से अब उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। वो अपने अंदर उमटते गुस्से के तूफान को बड़ी मुश्किल से सब कर रही थी। हक है मेरा तुम पर, छू सकता हूँ तुम्हें। वो भी भड़का। ये सब बातें आपको निकाह से पहले करनी चाहिए थी। तब आपको ये सब क्यों याद नहीं आया? उसे सुर्ख फूलों से सजे बेड को देखते नखवत से कहा। अब कर रहा हूँ ना, मेरे लिए ये सब ज़रूरी है। माफ़ कीजिएगा मुशारिफ साहब, बदकिस्मती से आपकी माँ ने गलत लड़की चुन ली है आपके लिए। वो मज़ाहिका खेज अंदाज में कहती दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुम ऐसे नहीं जा सकती। शोहर हूँ मैं तुम्हारा। हमारे लिए ये सब गुनाह नहीं है। वो दबे दबे लहजे में चिल्लाया, पर वो ना रुकी। अगर तुमने दरवाजे से कदम बाहर निकाला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ईमान को लगा किसी ने उसके सर पर बम फोड़ा हो। दरवाजे का हैंडल घुमाता उसका हाथ साकित हुआ। कितना कम सर्फ इंसान था वो। आज उसे पता चला था। वो वहीं खड़ी रही, किसी बुत की तरह। आखिर मुझे मुशारिफ से मोहब्बत क्यों नहीं होती है? वो अक्सर सोचती थी। वो उसका शोहर था, पर वो कभी उसकी जानिब कशिश महसूस नहीं कर पाई थी। जिन दिलों में अल्लाह बसा हो, उन दिलों तक पहुंचते भी अल्लाह वाले ही हैं। और मुशारिफ उस दिल में रहने के काबिल नहीं था। तुम्हें या तो मेरी बात मानना होगी, या फिर मैं। वो कमीनी मुस्कान लिए बात अधूरी छोड़ गया। फिर अंधेरा मज़ीद गहरा हुआ और हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। आपको लगता है मैं डर जाऊंगी? वो झटके से पलटी। डरना तो चाहिए।
वो बेंट की जेबों में हाथ डालता उसकी जानिब बढ़ा। कैंडल लाइट से उठती महक से अब ईमान को अपना दम घुटता महसूस हुआ था। उसने ये सब बातें सुनी थी किसी न किसी के मुंह से कि आजकल ऐसा होता है। आजकल पाकिस्तानी मर्द, मुसलमान मर्द, औरत इस तरीके से शादी करते हैं। पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर निकाह करते हैं। ये सब आम था, उससे सुना था। पर जब आज खुद पर आया तो इससे महसूस हुआ ये आम नहीं था। मुसलमान मर्द और औरत के लिए ये आम हो ही नहीं सकता। ब्रोकन फैमिली, नफसियाती बाप जिससे कभी तुम्हें बेटी नहीं माना, बीमार माँ जिसको तुम पर बड़ा मान है। कैसा लगेगा अगर उसकी बेटी को तलाक हो जाए रुखसती से पहले ही? उससे करीब आकर सरगोशी नुमा अंदाज से बोला, हमारी कमजोरी अगर किसी कमसर्व के हाथ लग जाए तो हमारे लिए जीना मजीद मुश्किल हो जाता है। सोचो जरा, कैसा लगेगा तुम्हारी माँ को जब पता चलेगा कि उसकी बेटी को घर बैठे तलाक हो गई है। वो उसकी कमजोरी से फ़ायदा उठाना चाह रहा था। इस पल ईमान का शिद्दत से दिल चाहा था कि उसका निकाह कभी मुशारिफ से ना हुआ होता। काश। दिल ने आ भरी थी पर वो डटी रही। मुझे फर्क नहीं पड़ता। उससे पलटते दरवाजे का हैंडल घुमाया। इससे पहले दरवाज़ा खुलता मुशारिफ ने उसे कंधों से पकड़कर झटका दिया। उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। बस, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। पारसाई का इतना नाटक क्यों? उसकी जानिब झुका और ईमान इस बार सब न कर पाई। उसका हाथ उठा और मुशारिफ के गाल पर चटाक से पड़ा। दूर रहो मुझसे। वो अब गम और गुस्से और खौफ की वजह से लड़सने लगी थी। वो जाने के लिए आगे बढ़ी। मुशारिफ तो साकित रह गया था। समझती क्या हो खुद को? मुशारिफ ने इस बार उसे धक्का दिया। दरवाजे से उसका सर टकराया। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी गवार के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगा? वो गुस्से से उड़ाया था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ईमान ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। दरवाजे से बाहर निकलते वक्त उससे मुशारिफ के मुंह से तीसरी तलाक सुनी थी। बाहर बारिश बरस रही थी। बारिश का शोर उसे अब सुनाई दिया था। उसका दिमाग फ्रीज हो चुका था, जैसे सब जम चुका हो। वो किसी रिपोर्ट की तरह वहां से निकली थी। तेज तेज चलती वो उस शख्स की पहुंच से दूर चली जाना चाहती थी। वो शख्स जो अब उसका कुछ भी नहीं था। दिल किया था शिद्दत से चीखे, चिल्लाए और रोए। वह होटल का खारजी दरवाज़ा पार कर थी बाहर निकल आई थी। बाहर बारिश थी। वो अब पथरीली सड़क पे एक जानिब चल रही थी। दुपट्टा सर पर था, बैग कंधे पर जमाए। वो वहां से भाग जाना चाहती थी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे पस्सियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। खौफ की वजह से उसका पूरा वजूद कांप रहा था। बारिश तेज हो रही थी जबकि वो चलती जा रही थी। कहते हैं उसे शहर के सब लोग मसीहा। वो शख्स मेरे दर्द से अनजान सा क्यों है? मिट्टी का बना है तो पिघल क्यों नहीं जाता? पत्थर का अगर है तो फिर इंसान सा क्यों है? हवा के संग फड़फड़ाता कागज आधा उसके हाथ में दबा था। उन हाथों में से एक हाथ था जो उससे लिखा गया था। उस रात मैंने अल्लाह से सवाल किया, बार बार यही पूछा कि उस शख्स को मेरी जिंदगी में क्यों भेजा गया। ना वो होता, ना ये सब कुछ होता। शायद मैं अधम से शादी कर लेती, शायद किसी को ना बताती। वो अल्लाह से कितना दूर था। फिर ना मैं बेवफा कहलाती, ना बेईमान, ना पैसों के लिए किसी की मोहब्बत कबूल करने वाली। फिर ना माँ के सामने मेरा सर झुकता, ना कोई मुशारिफ होता, ना मैं अकेली होती। आखिर क्यों अल्लाह ने उसे भेजा? क्यों मेरा दिल उस मेयार से कम पे राज़ी नहीं हुआ जो उस शख्स से कायम किया था? क्यों मुझे अल्लाह वाले की मोहब्बत ने ऐसा बना दिया कि मुझे अल्लाह से दूर लोग पसंद ही नहीं आते? क्यों अल्लाह वाले की मदाखलत ने मुझे अकेला कर दिया? कभी कभी मैं अल्लाह से पूछती हूँ, ऐसा क्यों हुआ? वो मिट्टी का बना इंसान जो पत्थर से कम नहीं था। वो कब का पिघल चुका था। वो कतरा कतरा बह रहा था। वो ख़त्म हो रहा था पर कोई नहीं जानता था। वो चलते चलते काफ़ी दूर निकल आई थी। सामने ही बस स्टॉप था। वो वहाँ खड़ी हो गई। बारिश हल्की थी लेकिन वो काफ़ी हद तक भीग चुकी थी। उससे हैरत हो रही थी खुद पर कि वो सही सलामत कैसे थी। आसपास के लोग बारिश एंजॉय कर रहे थे। उसे खाली खाली नसों से चारों जानिब देखा। हंसते चेहरों में से कोई नहीं जानता था कि अभी अभी उस पर क्या क़यामत गुजरी थी। उसे शिद्दत से अकेलेपन का एहसास हुआ, जैसे पूरी दुनिया में वो बस अकेली हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम ऑलरेडी जहन्नुम में हैं? दूर कहीं मासील की आवाज़ गूंजी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो लैपटॉप की जाने मुतवज्जा थी, जाने कौन सा ज़रूरी काम था जो मासिल से ज़्यादा अहम था। लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे कयामत गुजर गई है और अभी मैं जहन्नुम में सजा काट रहा हूँ। उसके चेहरे को आंखों में समोए कह रहा था। कैसी सज़ा? और वैसे भी सज़ा ऐसी नहीं होती। वो काम करते-करते उसकी बातों का जवाब दे रही थी। पूल में बतखें तैर रही थीं और वो दोनों मासिल इंस्टीट्यूट में थे। अकेलेपन की सजा। शायद मुझे अकेलेपन की सजा दी गई है। वो बता रहा था। अकेलेपन की सज़ा कौन-सी होती है भला? वो उलझी। जब आपकी सोच किसी से ना मिलती हो, जब कोई आपका दर्द ना समझ पाए, यहाँ तक कि आपका महबूब शख्स भी नहीं। वो बेबसी से बोला था और आज उसे यही एहसास हुआ था जैसे क़यामत गुज़र चुकी हो और अल्लाह ने उसे अकेलेपन की सज़ा काटने जहन्नुम में भेज दिया हो, जहाँ कोई भी उसका दर्द ना समझता था, कोई उसके दुख से वाकिफ़ ना था। वो कितनी देर बस स्टॉप पर खड़ी रही वो नहीं जानती थी। बस कब आई, वो कब अंदर बैठी, उसे ये भी एहसास सा हुआ। चौंकी तब जब उससे कार्ड स्कैन करने को बोला गया। उसके पास कार्ड नहीं था, शायद वो कहीं भूल आई थी। उससे टिकट खरीदी और पैसे अदा कर दिए। वॉलेट बैग में वापस डालते उसके हाथ रुक गए। उसके कंधों पर एक जैकेट थी। वो साकित रह गई। जैकेट कहाँ से आई थी उसे नहीं पता चला। कौन उसके कंधों पर डाल गया था उसे एहसास ही ना हुआ। क्या वो इतनी गाढ़ दमाग रही थी? उसकी आंखों में अब आंसू उभरने लगे थे। वो यूं ही बैठी रही, बस रुक रही थी। स्टॉप गुजरते जा रहे थे। वो शीशे से बाहर भागते नज़ारों को देख रही थी, जबकि दिमाग अभी तक इस बात को कबूल करने से आई था कि उसके साथ क्या हो चुका था। वो आज सुबह तक किसी की मनकुआ थी और अब तलाक याफ्ता थी। क्या दुनिया उसे कबूल कर लेगी? वो गोद में रखी अपने बैग पर झुक गई। सर में दर्द की टीसें उठ रही थीं। उसने जैकेट उतार कर गोद में रख ली और तब उसकी नज़र उस सफ़ेद कागज़ पर पड़ी जिसका कोना जैकेट की जेब से नज़र आ रहा था। वो सीधी हुई और उसने कागज़ को निकाला। वो कागज़ फोल्ड था। उसे खोला तो उसके अंदर बड़ा सा लिखा गया था। नहीं, हम जहन्नुम में नहीं हैं, बल्कि तहलीक की नदी में बह रहे हैं। ये नदी तुम्हें सही ठिकाने पर ले जाएगी। अल्फाज उसके सर के ऊपर से गुजर गए। उससे कागज़ का गोला बनाकर बैग में डाल लिया और फिर से झुककर अपने बैग पर सर रख दिया। इस वक्त उसका शिद्दत से यही दिल चाह रहा था, ये बस चलती रहे, कभी ना रुके और उससे कहीं उतरना ना पड़े, क्योंकि उसकी कोई मंजिल नहीं थी। वो 2 दिन ऑफिस ना जा सकी, उसमें हिम्मत ही नहीं थी। बस एक ही बात खाई जा रही थी कि सलमा बेगम को क्या जवाब देगी। उसे दुनिया की फ़िक्र नहीं थी। अल्लाह उसके राज से वाकिफ़ था, उसकी सच्चाई जानता था। लेकिन सलमा बेगम, वो कैसे उन्हें यहाँ पर देगी? सलमा बेगम से भी उससे 2 दिनों से बात नहीं की थी। वो बेसुध बिस्तर पर लेटी थी जब उसे सलमा ने खुद ही फ़ोन कर लिया। ईमान को उठाना पड़ा। मुशारिफ की माँ का फ़ोन आया था। वो लोग रुखसती पर जोर दे रहे हैं, बल्कि मुशारिफ ने खुद मुझसे बात की है। वो कह रहा है अब जल्द से जल्द ये फरीज़ा अंजाम दे दिया जाए। सलाम दुआ के बाद सलमा बेगम ने गोया पम फोड़ा था। बस अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ, मैं तुम्हें रुखसत करके पुरसुकून हो जाऊंगी। मुशारिफ इस हद तक गिर सकता था वो नहीं जानती थी। अलबत्ता उसका फ़ोन हाथ से छूट कर गिर गया था। स्क्रीन पर मुशारिफ का मैसेज चमक रहा था। मैं हाथ में आई चीज़ यूं आसानी से जाने नहीं देता। क्या यूं भी होता है? क्या कोई मुसलमान मर्द ऐसी हरकत कर सकता है? क्या उसे खौफ नहीं आता? क्या इंसान भूल चुका है कि उसे किसके पास लौटना है? सलमा बेगम की आवाज़ उभरती रही, जबकि वो ज़मीन पर फ़ोन के पास बैठी थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे बात करती। मुशाहिद ने उसे तलाक दी। उसे इस बात का दुख नहीं था, वो तलाक के बाद ऐसी हरकत करेगा, ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। कभी कभी ज़िंदगी हमारे इतने बड़े बड़े इम्तिहान लेती है कि हमें समझ नहीं आता सब हकीकत है या नहीं। वो ऑफिस जाना शुरू हो गई थी, लेकिन वो सलमा बेगम को सच नहीं बता पाई थी। कैसे बताती? वो अपनी माँ को इस सच्चाई से कैसे आगाह करती कि उसे घर बैठे तलाक हो गई थी, और वजह कैसे बताती? कैसे बताती कि मुशारिफ जिस चीज़ की डिमांड कर रहा था वो उसके नज़दीक गलत था? वो एक ऐसे शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार पाती? उसके चारों जानिब सब धुंध में लिपटा था और वो उस धुंध में अकेली थी, बहुत अकेली। कब दिन होता था, कब रात, उससे कुछ समझ नहीं आता था। उन्हीं सोचों में मगन बेध्यानी में रोड क्रॉस करते वक्त वो दाईं जानिब से आने वाली गाड़ी से बच ना पाई। टायरों की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ फिज़ा में गूंजी
उस पल उससे शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि वो मर जाए। जीते जी कैसे वो सलमा बेगम को सच बताती। वो दूर उछल कर गिरी थी। उससे कहाँ चोट लगी कुछ पता नहीं चला। उससे लोगों को खुद पर झुकते पाया और फिर धुंध मजीद गहरी हो गई। सब कुछ कोहरे के पीछे छुप गया। आँख खुली तो अस्पताल में थी। उसकी टांग पर चोट आई थी और नीचे गिरने के बाद सर पर गहरी चोट लगी थी। उससे उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाई। तो क्या मेरी सजा खत्म नहीं हुई? उसकी आंखें नम होने लगी थीं। हाय ईमान, कैसी हो अब? ये उसकी फ्लैटमेट थी। मैंने तुम्हारी मॉम को आज सुबह फ़ोन कर दिया था। तुम कल शाम से बेहोश थी। वो शायद पहुंचने वाली होंगी और मेरी फ़्लाइट है, मुझे जाना होगा। गेट वेल सून। वो उसका गाल थपथपा कर चली गई। आजकल लोग हमारे लिए इतना भी कर दें तो काफ़ी है। उसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा था। उसके सर और टांग से दर्द की टीसी उठ रही थी। वो अब परेशान हो गई थी कि सलमा बेगम उसकी वजह से किस कदर परेशान होंगी। उससे उठकर बैठने की कोशिश की लेकिन उसके लिए मुश्किल था। कमरे में और कोई नहीं था। जाने उसे यहाँ कौन लाया था और उसकी फ्लैटमेट को किससे बुलाया वो कुछ नहीं जानती थी। इस वक्त उसे एक बात का ख्याल था कि सलमा बेगम जाने किस हाल में होगी। वो हिम्मत करके उठी और अपना फ़ोन उठाया। सलमा बेगम का नंबर मिलाया। कुछ देर बाद फ़ोन उठा लिया गया। सलमा बेगम की हरासा आवाज़ सूख रही थी। कैसी हो मेरी बच्ची? ये सब कैसे हो गया? वो रो रही थी। ईमान का दिल भर आया। जो बात बार बार उसका दिल दुखाती थी वो ये थी कि आखिर वो अपनी माँ को सच कैसे बताए। वो फ़ोन पर बात कर रही थी। नर्स अंदर आई। अरे, आप उठ गई? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। आप प्लीज़ फ़ोन रख दें। आप ज़्यादा बात नहीं कर सकती। कुछ देर बाद वहाँ एक लेडी डॉक्टर थी। वो उसका मुआयना कर रही थी। आखिर वो किस अस्पताल में थी जहाँ उसे यूँ ट्रीट किया जा रहा था? यकीनन ये बहुत महंगा होगा। उससे अब बिल की फ़िक्र होने लगी। उसके सर में दर्द तो था ही, पर वो डॉक्टर के सवालों का जवाब दे रही थी। क्या मैं कल शाम से बेहोश थी? उसे यकीन ना आया तो उससे पूछ लिया। नहीं, आपको होश आया था, लेकिन आपको सुकून आवर दवा के ज़रिए से सुलाया गया था। डॉक्टर ने उसे ये नहीं बताया था कि वो रात किस दर्द में थी, इसलिए उसे बेहोश किया गया था। हाँ, ठीक कहा था मासिल ने। हम सज़ा ही तो काट रहे हैं अकेलेपन की। हमें हर दर्द अकेले सहना है, चाहे वो अंदर का दर्द हो या बाहर का। और जब इंसान ये दर्द अकेले सहता है, तब उसे यही लगता है कि क़यामत गुज़र चुकी है और हम अपनी सज़ा काटने इस दुनिया में आए हैं। सलमा बेगम और मेज़ू उसके सामने थी। उन सब के आंसू नहीं थम रहे थे। कुछ देर उन्होंने बात की, फिर डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया। डॉक्टर साहिबा, सब ठीक है ना? मेरी बेटी को कोई बड़ी चोट तो नहीं लगी? सलमा बेगम परेशान थी। मुशारिफ भी वहीं था। वो अब तक ईमान के सामने नहीं गया था। डॉक्टर से वही बातचीत कर रहा था। सब ठीक है, लेकिन हम अपनी तसल्ली कर रहे हैं, बस आप दुआ करें। डॉक्टर ने उन्हें तसल्ली दी। बेटा, तुम भी ईमान से मिल लो अब, तुम्हें भी हौसला हो जाएगा। जी जी आंटी। वो नसें चुरा गया। उसका ज़मीर उससे मलामत कर रहा था, लेकिन अना आड़े आ रही थी। वो भला कैसे इतनी आसानी से उसे जाने दे सकता था? सलमा बेगम ने ईमान को नहीं बताया था कि मुशारिफ उनके साथ आया था। वो तो लाहौर वापस गया ही इसलिए था कि जाकर रुखसती की तारीख रुकवा सके। तमाशा तो बनना था ही था, पर वो जानता था उसकी ज़्यादा शिकार ईमान होती। उसका क्या बिगड़ना था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईमान की चिल्लाने की आवाज़ आई थी। सलमा बेगम जो कमरे से बाहर बैठी थी वो चौंक गई। मुशारिफ अंदर उसका हाल दरियाफ्त करने गया था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। उसे देखकर खुद पे काबू नहीं रख पाई थी। शोर मत करो, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। वो धीमे लहजे में बोला, जबकि ईमान का दिल कर रहा था वो उठकर उसका सर फाड़ दे। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उसकी जानी बढ़ा। दूर रहो मुझसे, वो जोर से चिल्लाई। अम्मी! उससे पूरी कुव्वत से सलमा बेगम को पुकारा। मुशारिफ घबरा कर पीछे उठा। क्या हुआ? सलमा बेगम घबराई हुई अंदर आई। साथ हुमायसा भी थी। पता नहीं आंटी ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है, आप ही समझाएं इसे। शायद सर पर लगी चोट का असर हो गया है। क्या हुआ ईमान बेटा? सलमा बेगम उसकी जाने पड़ी। अम्मी, इससे कहीं मुझसे दूर रहे। वो सिसक उठी थी। ईमान मेरी बच्ची, क्या हो गया है तुम्हें? शोहर है तुम्हारा? सलमा बेगम उसकी हालत से परेशान हो गई थी। नहीं, मेरा अब इससे कोई रिश्ता नहीं है। ये मुझे तलाक दे चुका है। वो फौरन बोली थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था।
जबकि सलमा बेगम को लगा जैसे अस्पताल की बिल्डिंग उन पर आन गिरी हो। वो कई लम्हे बेयकीनी से ईमान को देखती रहीं और फिर लड़खड़ा कर पीछे हटी। हुमायसा खामोशी से कभी अपनी बहन तो कभी मुशारिब को देख रही थी। आंटी, संभालें खुद को। ऐसा कुछ नहीं है। ईमान को गलत फहमी हुई है। मुशारिब ने आगे बढ़कर सलमा बेगम को थामा। गलत फहमी? क्या तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। सलमा बेगम ने पहली बार उसे इस रूप में देखा था। हुमायसा गौर से मुशारिब को देख रही थी। वो जानती थी ईमान इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। इसका मतलब मुशारिब झूठ बोल रहा था। अम्मी, ये वैसा इंसान नहीं है जैसा दिखता है। इसे यहाँ से निकाले, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। सलमा बेगम जो कुर्सी पर बैठ चुकी थी वो बेयकीनी से ईमान को देख रही थी। उन्होंने एक बार भी मुशारिब की जानिब नहीं देखा था। उनकी बेटी की तलाक नहीं हो सकती थी, ऐसा हो ही नहीं सकता था। इससे पहले कोई कुछ बोलता अचानक कमरे के दरवाजे पर मुशारिब की माँ का चेहरा नजर आया। वो इस्लामाबाद में ही थी अपनी बहन की तरफ। उन्हें ईमान की खबर आज ही मिली थी और वो उसी से मिलने आई थी। कमरे में दाखिल होने से पहले वो ईमान के अल्फाज सुन चुकी थी। सलमा बेगम मुशारिब की माँ को वहाँ देखकर हैरान हुई। एक पल को तो मुशारिब भी झटक गया था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो ईमान? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सलमा बेगम ने गुस्से से छिड़का। मैं सच कह रही हूँ अम्मी, इससे खुद मुझे 3 बार तलाक। बस बकवास बंद करो ईमान, दोबारा ये लफ्ज़ अपने मुंह से ना निकालना। सलमा बेगम की आवाज़ पर वो सहम कर उन्हें देखने लगी। मुशारिब की माँ ये सब खामोशी से देख रही थी। ईमान की आंखों से अब आंसू जा रहे थे। माफ़ करना नुसरत बहन, ईमान के सर पर चोट लगी है। सलमा बेगम और मुशारिब की माँ से माफ़ी मांग रही थी। मुशारिब एक जानिब खड़ा ये तमाशा देख रहा था। मुशारिब की माँ खामोशी से ईमान के पास आई और उसको थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। बेटा, क्या तुम सच कह रही हो? मजाक तो नहीं कर रही? मैं खुदा से डरती हूँ इसीलिए सच बोल रही हूँ आंटी। वो बस इतना ही कह पाई। मुशारिब की माँ खामोशी से बिना कुछ कहे मुशारिब की जानी पड़ी। अरे अम्मी, आप मुझे बता दिया होता, मैं लेने आ जाता। वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। उसने जो प्लान बनाया था वो अब फेल होता नजर आ रहा था। क्या ईमान सच कह रही है? नुसरत बेगम ने अपने बेटे से सख्त लहजे में सवाल किया। नहीं अम्मा, ये बस नाराज थी मुझसे, इसलिए ऐसा। उसकी बात अधूरी रह गई। नुसरत बेगम ने उसका हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा। उठाओ मेरी कसम कि तुम सच बोल रहे हो और ईमान झूठ। ईमान साकित नजरों से ये मंजर देखने लगी। उसके साथ साथ सलमा बेगम की दिल की धड़कन भी तेज हुई थी। अरे अम्मी, ये इतनी बड़ी बात नहीं। उससे अपना हाथ हटाना चाहा। मैंने कहा उठाओ मेरी कसम। वो गज़बनाक थी। माँ को अपने बेटों का इल्म होता है कि वो कितने पानी में है। नुसरत बेगम अपने बेटे की लिबरल सोच से शुरू से वाकिफ़ थी। उन्हें ईमान इसीलिए पसंद आई थी कि वो लिबरल नहीं थी, अल्लाह को मानने वाली थी। उन्हें लगा था ईमान के आने से उनका बेटा सुधर जाएगा। माँओं को हमेशा ऐसा लगता है और हमेशा गलत लगता है। लड़कियाँ दूसरों के बेटे के आदाब का निशाना बनने के लिए या उन्हें सुधारने के लिए नहीं होती हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी होती है। मुशारिब, मैं कुछ पूछ रही हूँ। वो कहर भरी निगाहों से उसे घूर रही थी और मुशारिब चाहकर भी अपनी माँ की झूठी कसम नहीं उठा पाया। उसका सर झुक गया। सलमा बेगम साकित रह गई और ईमान के दिल से बड़ा बोझ उतर गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नुसरत बेगम ने गुस्से से उसे घूरा और फिर पलट कर ईमान की जानिब आई। मेरा शिद्दत से दिल था कि तुम मेरे घर आओ, मेरी बहू बनकर। पर अल्लाह को शायद ये मंजूर नहीं था। मेरे बेटे की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। उन्होंने ईमान के सामने हाथ जोड़ दिए। ईमान ने तड़प कर उनके हाथ थामे। खुदा के वास्ते आंटी, मुझे गुनहगार न करें। ये इतनी पारसा भी नहीं है जितनी बन रही है। मुशारिब से ये सब बर्दाश्त ना हुआ। पूछे अपनी बेटी से, इसने कभी मुझे अपना शोहर माना ही नहीं। हमेशा मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं कोई अनजान हूँ। जब इसके दिल में कोई और था तो मेरे सर पर क्यों थोपा गया? वो अपनी बेइज्जती कैसे भूल सकता था? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। सलमा बेगम ने धाई दी। ओ अच्छा, फिर अपनी बेटी से ही पूछ ले। आखिर किसके सपने सजाए बैठी है, किससे धोखा खाया और किसका रोग लिए फिरती है ये? क्योंकि आम लड़कियां तो ऐसी नहीं होती। आपकी बेटी अब नॉर्मल है। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहता, नुसरत बेगम उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से लेकर गई। कमरे से बाहर राहदारी में डॉक्टर साहिबा खड़ी थी। वही डॉक्टर जो ईमान को ट्रीट कर रही थी। उसने स्टाफ को वहाँ से भेज दिया था। पीछे वो तीनों अकेली रह गई थी। ईमान, सलमा बेगम और हुमायसा।
ईमान सर झुकाए बैठी थी। उसके सर में दर्द की टीसें उठ रही थीं। वो नहीं जानती थी वो मज़ीद कितनी देर इस दर्द को बर्दाश्त कर सकती थी। मुशारिफ और उसकी माँ के जाने के बाद डॉक्टर अंदर आई। आंटी, पेशेंट को इतना स्ट्रेस अलाउ नहीं है। माजरत, लेकिन आपको उन्हें अकेला छोड़ना होगा। सलमा बेगम अभी तक ईमान को ही देख रही थी। मुशारिफ क्या कह रहा था? वो सब कुछ आज ही क्लियर करना चाहती थी। अम्मी, ये सही वक्त नहीं है, बाद में कर लेंगे बात। हुमायूं ने उसका बाजू थामा। मुझे अभी बात करनी है। सलमा बेगम के ठंडे लहजे पर ईमान पेट से नीचे उतर आई। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करें, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। ईमान सब कुछ सह सकती थी, पर अपनी माँ का खुद की वजह से माँ टूटता नहीं देख सकती थी। वो उनकी आंखों में अपने लिए पेट भारी नहीं देख सकती थी। पहले ही मासील की एक फ़ोन कॉल ने उसको बहुत नुकसान किया था, मजीद नहीं सह सकती थी। और दिल में सलमा बेगम के लहजे और निगाहों दोनों में शक था। ईमान को अपने अंदर टूट फूट सी महसूस हुई। कोई भी नहीं है अम्मी। वो कैसे यकीन दिलाती? झूठ नहीं ईमान, अब तुम अपनी माँ की कसम उठाओ और सच बताओ। उसे सलमा बेगम का ये रूप पहली बार देखा था। उसके होंठ पर पड़ाए, लेकिन वो कुछ कह ना पाई। डॉक्टर ये सब खामोशी से दिख रही थी। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था, जिस पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा था। अम्मी, मेरे दिल में भी कोई नहीं है, खाली है, वीरान, उजाड़ और बंजर है। कोई कली, कोई फूल उगता ही नहीं है। वो बुराई आंखों से बोली। दिल वीरान बिला वजह नहीं होता। किसका रोग लिए फिरती हो तुम? सलमा बेगम के अल्फाज किसी हंजर की तरह उसके दिल में उतरे थे, जबकि ईमान ने नफ़ी में सह हिलाया। मैंने तुम्हें आज़ादी इसलिए नहीं दी थी कि तुम बेईमान हो जाओ। सलमा बेगम ये सह नहीं पा रही थी कि उनकी बेटी को भी तलाक हो चुकी थी। उन्हें अब कितनी रुसवाई उठानी पड़ती। अम्मी, मेरी बात सुने। वो अपनी सफाई देने आगे बढ़ी। आज से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। कितने सख्त अल्फाज से। ईमान के पैर जमीन में ही गड़ गए। उसे बेयकीनी से अपनी माँ को देखा। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ लिया। तुम्हारी वजह से मैंने ज़माने की बातें सुनी, और तुमने ज़माने की हाँक मेरे सर पर डाल दी। ईमान ने मदद तलब नज़रों से हुमायूं को देखा। उससे आगे बढ़कर सलमा बेगम को रोकना चाहा। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, रहो जिसके साथ रहना है। वो हुमायूं को बाजू से खींचते कमरे से बाहर निकल आई। नहीं अम्मी, मत जाए, मेरी बात सुने, मैं बेईमान नहीं हूँ। उनसे सलमा बेगम के पीछे भागना चाहा, पर टांग पर लगी चोट की वजह से वो 2 कदम भी न चल पाई और लड़खड़ा कर गिरी। मैं बेईमान नहीं हूँ। वो होले होले एक ही जुमला बड़बड़ा रही थी। वो फिर चारों जानिब अंधेरा छा गया। वो ईमान बिनते अब्दुल्ला, सारी दुनिया से जीतने वाली, यहाँ तक कि अब्दुल्ला शहाबुद्दीन यानी अपने बाप के सामने डट जाने वाली, सिर्फ अपनी माँ के सामने हार जाती थी। हाँ, सुनने और देखने वाले कहते थे वो अपनी माँ से इश्क करती थी, और आज सलमा बेगम के सामने हार कर अपनी पूरी दुनिया हार गई थी। कुछ देर बाद नर्स और एक और डॉक्टर उससे कमरे की जानिब भागे थे। अब्दुल। कीचड़ में धुसते हुए उससे अपने बचाव के लिए जोर से उसे पुकारा था। एक आखिरी पुकार, ये इतनी जोरदार और दर्दनाक थी कि वो हड़बड़ा कर उठा था। वो पूरा पसीने में भीगा हुआ था। जाने कैसे काम करते करते उसकी आंख लग गई। उसे काफ़ी देर बाद ये ख्वाब नजर आया था। वजह वो जानता था। वो अब कुर्सी पर बैठा गहरे सांस ले रहा था। सामने उसका लैपटॉप ऑन था। उससे अपने हाथों से चेहरे को रगड़ा। पेशानी पर पसीने की नन्हे कतरे थे। बाहर काफ़ी अंधेरा था। वो अपनी जगह से उठा और खिड़की में जाकर खड़ा हो गया। शायद ही वो कभी सुकून से सोया हो। जब से उसे ये ख्वाब आने लगे थे, वो अब जानता था ख्वाब वाली लड़की कौन थी। और ये जानने के बाद तो उसकी बेचैनी मज़ीद बढ़ गई थी। कुछ देर बाद उसके फ़ोन की स्क्रीन जगमग करने लगी। डॉक्टर महक का नाम जगमग कर रहा था। मेरे ख्याल से आपको विज़िट करना चाहिए ताकि पेशेंट को आप खुद देख सकें। मुझे ये हक नहीं है। वो बस इतना ही कह पाया। वो अब मेरी नहीं है मिस्टर हाजबील, उसे डाइवोर्स हो चुकी है। डॉक्टर महक ने उसकी समात पर बम फोड़ा। वॉट? वो साकित हो। कुछ भेजा है आपको, एक रिकॉर्डिंग, आप सुन लें, आइडिया हो जाएगा। डॉक्टर महक फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि वो वहीं खड़ा रह गया। हम वालिदैन इस बात को कबूल क्यों नहीं कर पाते हैं कि औलाद एक आजमाइश है। औलाद हमारी तरह ही मिट्टी से बने इंसान हैं। वो भी खता कर सकते हैं, वो भी भटक सकते हैं, वो भी सीने में दिल रखते हैं, और वो भी दिल के हाथों मजबूर हो सकते हैं।
सलमा बेगम ने अपनी पूरी ज़िंदगी ईमान पर इन्वेस्ट की थी ताकि उसे हर तरह से परफेक्ट बनाया जा सके, और वो बनी रही। कम उम्र से ही एक परफेक्ट शख्स को दिल में रखने के बावजूद वो कभी नहीं डगमगाई, उससे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। सलमा बेगम को लगता था उनकी बेटी के दिल तक कभी कोई पहुंच ही नहीं सकता। उन्होंने हमेशा एक ही ख्वाब देखा था, उम्मे ईमान बिनते अब्दुल्ला अपनी माँ की तरह तलाक याफ्ता नहीं कहलाएगी, बल्कि शादीशुदा एक परफेक्ट ज़िंदगी गुजारेगी, ताकि कोई उन पर बात ना कर सके, कोई उनकी तरबियत पर उंगली ना उठा सके। पर माँ बाप इस बात से अनजान होते हैं कि हर इंसान को अल्लाह ने किसी मकसद के लिए भेजा है। हर इंसान ने 100 तरह की जंगें लड़नी है। हमारी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं हो सकती, कोई परफेक्ट ज़िंदगी होती ही नहीं है, हम जैसे इंसानों की तो बिल्कुल नहीं। हमारे सीधे साधे माँ बाप ये समझने से कासिर हैं कि अल्लाह के फैसलों में छुपी हिकमत को हम नहीं समझ सकते, और हम जैसे इंसान अपने माँ बाप के मुताबिक एक परफेक्ट ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। सलमा बेगम ने जो ईमान का खाका बना रखा था, जो परफेक्ट बुत उन्होंने ईमान का बनाया था, वो टूट चुका था। और सलमा बेगम को इस बात से बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि अपने वक्ती गुस्से और अना में वो कितनी बड़ी गलती कर आई थी। हाल हम जीना सीख जाएंगे जब हम अपने माजी से निकल आए। वो अभी अपने माजी से नहीं निकली है। जिस दिन निकल आएगी उस दिन ठीक हो जाएगी। और वो कैसे अपने माजी से निकल सकती है? उसे कबूल करके। कबूल करना हमें बहुत सारी तकलीफ़ों से बचाता है। माजी जैसा भी हो, अगर हम उससे पीछा छुड़वाना चाहेंगे तो ये हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, बल्कि ये हम पर हावी होगा। अलबत्ता अगर हम उसी माजी को कबूल कर लें कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ वो होना ही था, जो हुआ किसी वजह से हुआ, तो हम अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं। दिमाग पर कंट्रोल हम लोगों का काम नहीं है। तुम ही तो कहते हो वो आम नहीं है मिस्टर जबील। डॉक्टर ने उसकी तरफ रुख किया। हाँ, वो आम नहीं है। तो फिर इंतज़ार करो उस वक्त का जब वो अपने दिमाग पर कंट्रोल करती है। इंसानी दिमाग से ज़्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। इंसान जब उस पर कंट्रोल कर लेता है तो फिर कायनात के बड़े राजों को पा लेता है। लेकिन लेकिन बदकिस्मती से अगर हमारा दिमाग हम पर कब्जा कर ले तो यकीनी तौर पर हमारी मौत पक्की है। दिमाग हमारे साथ फिर ऐसे खेलता है कि हमारा वजूद एक सवाल निशान बनकर रह जाता है, किसी खूनखोर मॉन्स्टर की तरह जो इंसानी जज्बात और इंसानी खौफ पर पलता है। ये हमारे खौफ को दुगना करता है, ये उस पर पलता है और फिर हमें तबाह और बर्बाद कर देता है। ये हमें वो सब दिखाता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये हमें हमारे खौफ और दर्दनाक लम्हे में कैद करके रखता है। ये हमें बार बार मिल मारता है और हम बार बार मरते रहते हैं। वो दोनों ग्लास विंडो की उस पार बैठी लड़की को देख रहे थे। नहीं, मैं बेईमान नहीं हूँ। उससे अपने कानों पर हाथ रखे हुए थे, यूं जैसे फिजा में गूंजने वाली आवाज़ को अपनी समात तक पहुंचने से रोक रही थी। और उसके इर्द गिर्द एक ही जुमला गूंजता था, तुम बेईमान हो, तुम बेईमान हो। सईद जबील के लाहौर से वापस जाने के बाद वो इस्लामाबाद आया था। यहाँ भी वो स्पेशल स्कूल बनाने के गर्ज से लोकेशन देखने आया था। बारिश का मौसम था। वो गाड़ी में बैठा सिग्नल खुलने का इंतज़ार कर रहा था। जब बस स्टॉप पर उससे ईमान को देखा, पहले वो साकित रह गया। वो बारिश में भीग चुकी थी और जाने किस दुनिया में पहुंची हुई थी। वो उसे देखता रहा गौर से, यूं जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि उसके जहन में क्या चल रहा था। वो उससे मुकम्मल तौर पर बेखबर तो नहीं था, पर कोशिश करके उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश ज़रूर कर रहा था। उसका निकाह हो चुका था और वो नहीं जानता था कि उसकी वजह से ईमान की ज़िंदगी मज़ीद डिस्टर्ब हो। वो गाड़ी से बाहर निकला और उसकी जाने बढ़ा, लेकिन वो इस कदर ख्वाहिश दिमाग थी कि अगर उसके इर्द गिर्द धमाका भी हो जाता तो वो शायद हिलती भी ना। उससे जैकेट उसके कंधों पर डाली और खामोशी से पलट गया। वो नहीं चाहता था ईमान उसे देखे और उसकी आंखों में नफरत उभरे। वो तब तक नहीं गया जब तक वो बस में नहीं बैठ गई। वो उसके साथ ही रहा और जब वो अपने अपार्टमेंट पहुंच गई तो वो उसी खामोशी से अपनी गाड़ी में वापस मुड़कर वहां से जा चुका था। वो 3 दिनों से इस्लामाबाद में था और उन 3 दिनों में वो एक पल भी उसके जहन से नहीं निकली थी। थक हार कर उसने गाड़ी की सीट से कुछ टिकाकर आंखें मूंद ली। तुम मेरे जहन से उतर जाओ, मैं तुम्हें उम्र भर दुआ दूंगा।